तो चलिए एक सफर पर चलते हैं। सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो जंग के बाद की धुंध में लिपटा हुआ है। यह है बार्सिलोना। और आज हम जिस कहानी की दुनिया में जा रहे हैं वो रहस्य, अधूरे प्यार और किताबों के जादू से बुनी हुई है। ये बात कितनी गहरी है ना, कि हर किताब में सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि एक आत्मा होती है, लिखने वाले की भी और पढ़ने वाले की भी। और यही वो सोच है जो हमारे कहानी के हीरो को एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां एक किताब की आत्मा उसे अपनी कहानी खोजने पर मजबूर कर देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है डैनियल सेम्पेरे। वो बार्सिलोना में अपने पिता की पुरानी किताबों की दुकान में पला बड़ा है। उसकी जिंदगी शांत है, किताबों के पन्नों की तरह, लेकिन बहुत जल्द एक रहस्यमयी किताब उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। डैनियल के पिता उसे एक बहुत ही खुफिया जगह पर ले जाते हैं, भूली हुई किताबों का कब्रिस्तान। देखिए, ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है, ये एक भूल भुलैया जैसी जगह है जहां दुनिया की भुलाई हुई किताबों को पनाह मिलती है। और यहाँ का एक ही नियम है, पहली बार आने वाला कोई भी इंसान एक किताब चुनता है और उसे जिंदगी भर गुमनामी से बचाने का वादा करता है। हजारों किताबों के बीच डैनियल की नजर एक किताब पर पड़ती है, जूलियन कैरेक्स की द शैडो ऑफ द विंड। और ऐसा लगता है जैसे किताब ने ही डैनियल को चुना हो। वो उसे पढ़ना शुरू करता है और उसकी रहस्यमयी दुनिया में ऐसा खो जाता है कि ये किताब उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जुनून बन जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। डैनियल इस किताब के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन जल्द ही उसकी ये उत्सुकता एक जिद में बदल जाती है। उसे अब इसके लेखक जूलियन कैरेक्स के बारे में जानना है। उसके हाथ एक ऐसी पहेली लग गई थी जिसे वो सुलझाए बिना नहीं रह सकता था। डैनियल के दिमाग में पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये जूलियन कैरेक्स था कौन? कोई इतना शानदार कैसे लिख सकता है और फिर इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब कैसे हो सकता है? लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मामला तब और ज्यादा पेचीदा हो जाता है जब डैनियल को पता चलता है कि कोई है, एक साया जो शहर में घूम घूम कर कैरेक्स की हर एक किताब को ढूंढकर जला रहा है। और ये आदमी खुद को लेन कूबेर्स कहता है। ये वही नाम है जो कैरेक्स ने अपने नॉवल में शैतान को दिया था। अब डैनियल इस खोज में निकल पड़ता है और जैसे जैसे वो कैरेक्स की जिंदगी की परतें खोलता है, उसे दोस्त भी मिलते हैं और दुश्मन भी। ये सफर अब सिर्फ एक लेखक की खोज नहीं रह गया था, ये खुद डैनियल के बड़े होने की कहानी बन गया था। इस रास्ते पर उसे कई तरह के लोग मिलते हैं। खूबसूरत क्लारा, जिससे उसे पहली बार प्यार का एहसास होता है। उसे एक सच्चा दोस्त भी मिलता है, फर्मन रोमेरो दे तोरेस, एक बहुत ही मजाकिया और तेज दिमाग वाला इंसान जो उसका गाइड बन जाता है। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है और यहां वो है इंस्पेक्टर फुमेरो, अतीत का एक ऐसा क्रूर साया जो कैरेक्स का भी दुश्मन था और अब डैनियल के लिए भी एक बड़ा खतरा है। और जब डैनियल इस पहेली की परतें खोलना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि इस सारे रहस्य के दिल में एक दफन हो चुकी प्रेम कहानी है। और ये कहानी है खुद जूलियन कैरेक्स की। तो पता ये चलता है कि कैरेक्स की जिंदगी शुरू से एक ट्रेजेडी थी। वो एक गरीब लेकिन बहुत टैलेंटेड राइटर था जिसे पेनेलोप अल्दाया नाम की एक अमीर लड़की से बेइंतहा प्यार हो गया था। लेकिन उनके इस प्यार को पेनेलोप के परिवार ने बेरहमी से कुचल दिया। इस धोखे ने कैरेक्स को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसकी जिंदगी दुख और गुमनामी के अंधेरे में डूब गई। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। डैनियल को यह एहसास होता है कि जूलियन कैरेक्स की कहानी सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी और कैरेक्स की जिंदगी में डरावनी समानताएं हैं। उसे ऐसा लगने लगा मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। जैसे कैरेक्स को पेनेलोप से प्यार हुआ था जो मुमकिन नहीं था, वैसे ही डैनियल को भी अपने प्यार बिया के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और वो खतरनाक इंस्पेक्टर फुमेरो जिसने कैरेक्स को बर्बाद किया था, वही खतरा अब डैनियल पर भी मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अतीत की कहानी वर्तमान में फिर से जी जा रही है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अतीत के सारे धागे आकर वर्तमान में मिल जाते हैं और एक आखिरी नाटकीय टकराव की जमीन तैयार हो जाती है। तो होता क्या है? सबसे पहले तो एक बड़ा राज खुलता है। डैनियल को पता चलता है कि कैरेक्स अभी जिंदा है। इसके बाद कैरेक्स और उसके पुराने दुश्मन इंस्पेक्टर फुमेरो के बीच दशकों पुरानी नफरत का अंतिम हिसाब होता है। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई के बाद डैनियल एक नए और ज्यादा मजबूत इंसान के तौर पर सामने आता है।
लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अंत में डैनियल और बिया की शादी हो जाती है। वे उस पुरानी किताबों की दुकान की विरासत को आगे बढ़ाते हैं और अपने बेटे का नाम जूलियन रखते हैं। इस तरह कैरेक्स की कहानी एक नई पीढ़ी के जरिए जिंदा रहती है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि किताबें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होती, वो यादों और इतिहास की रखवाली करती हैं, और हर पढ़ने वाला इन कहानियों को हमेशा के लिए जिंदा रखने की जिम्मेदारी उठाता है। डैनियल की जिंदगी तो द शैलो ऑफ द विंड ने बदल दी, और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी किताब हो सकती है जो किसी के भी दुनिया देखने का नजरिया बदल दे? जरा सोचिए, क्या हो अगर द शैडो ऑफ द विंड का सबसे बड़ा राज उसकी कहानी में नहीं बल्कि उस दुनिया में छुपा हो जिसमें यह कहानी बसी है? तो आज हम कार्लोस रुई ज़ाफोन के इस मशहूर उपन्यास के रहस्यमयी धागों को एक एक कर सुलझाएंगे और उस समाज की सच्चाई को देखेंगे जिसका यह उपन्यास एक आईना है। तो चलिए इसी सोच से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। ये उपन्यास महज एक कहानी नहीं बल्कि 1940 के उस स्पेन का आईना है जो अभी अभी एक भयानक गृह युद्ध से निकला था। और आज हम सब मिलकर देखेंगे कि इस आईने में आखिर दिखता क्या है। तो ये है हमारी पड़ताल का पूरा नक्शा। हम एक एक करके इन सुरागों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले उपन्यास और समाज के रिश्ते को समझेंगे, फिर वर्ग और प्रतिष्ठा की दीवारों को देखेंगे, परिवार के रोल को जानेंगे, डर और सत्ता के माहौल को महसूस करेंगे, उम्मीद की किरणों को ढूंढेंगे और आखिर में कहानी के पीछे छिपे सच को सामने लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सुराग की बात करते हैं, और ये छिपा है उस दौर के समाज की बनावट में। एक ऐसा कठोर ढांचा जो हर किसी की जिंदगी को कंट्रोल करता था। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई किस घर में पैदा हुआ है, बस यही बात उसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर देती थी। देखिए, उपन्यास हमें साफ साफ दिखाता है कि समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ अमीर और ताकतवर लोग और दूसरी तरफ गरीब और आम लोग। और इस बंटवारे का सबसे दर्दनाक सबूत है जूलियन और पेनेलोप की अधूरी प्रेम कहानी। एक गरीब टोपी बनाने वाले का बेटा और एक बेहद अमीर रसूखदार खानदान की बेटी, और उनके प्यार के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे वो कभी पार नहीं कर सके। और वो दीवार थी समाज की। सिर्फ इसलिए क्योंकि जूलियन एक गरीब परिवार से था, उनके रिश्ते को कभी मंजूरी मिल ही नहीं सकती थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां प्यार और शादी दिलों से नहीं बल्कि पैसों और हैसियत से तय होते थे। पेनेलोप के परिवार जैसे लोगों के लिए इज्जत, रुतबा, प्रतिष्ठा, बस यही सब कुछ था। समाज में नाम खराब होने का डर अपनी बेटी की खुशी से भी कहीं ज्यादा बड़ा था, और इसी डर ने उन्हें इतना बेरहम बना दिया कि उन्होंने जूलियन के साथ उसके रिश्ते का इतनी बुरी तरह विरोध किया। तो चलिए अब अपनी पहेली के अगले टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे परिवार, जो समाज की सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी होती है, वो किसी के लिए एक महफूज पनागाह बन सकती थी तो किसी के लिए एक जेल। और ये नॉवल हमें परिवार की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ है डैनियल का परिवार जो प्यार, दुलार और किताबों से भरा एक घर है, एक महफूज ठिकाना। और वहीं दूसरी तरफ है पेनेलोप का परिवार जो एक जेल जैसा है, जहां सिर्फ सख्त नियम हैं, ऊंची उम्मीदों का बोझ है और घुटन है। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना दोनों परिवारों में, ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ही चीज यानी परिवार किसी इंसान की शख्सियत को बना भी सकता था, उसे संवार सकता था या फिर उसे पूरी तरह से कुचल कर रख सकता था। अच्छा, तो वर्ग और परिवार के अलावा एक और ताकत थी जो उस समाज में हर जगह मौजूद थी, और वो थी डर। पूरा माहौल ही एक ऐसे खौफ में डूबा हुआ था जिसे आप महसूस कर सकते थे, जो हर गली, हर घर में बसा हुआ था। लोग अपनी बात, अपनी राय खुलकर कहने से डरते थे। हर कोई सत्ता के लगातार डर के साये में जी रहा था, जहां एक गलत शब्द या एक गलत कदम आपकी जिंदगी तबाह कर सकता था। और इस डर को उपन्यास में एक चेहरा भी दिया गया है, और वो है इंस्पेक्टर फुमेरो का। फुमेरो सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं है, वो उस बेरहम सत्ता का जीता जागता प्रतीक है जो अपने ही लोगों को डराकर काबू में रखती है। फुमेरो अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को डराने, धमकाने और कंट्रोल करने के लिए करता है, और उसका किरदार हमें यही दिखाता है कि जब सत्ता का गलत इस्तेमाल होता है तो वो एक ऐसा समाज बना देता है जहां आम आदमी की जिंदगी हर पल खौफ में गुजरती है। लेकिन इतनी नाउम्मीदी और अंधेरे के बीच भी ज़ाफोन हमें कुछ जवाबी सबूत भी देते हैं।
वो हमें दिखाते हैं उम्मीद की वो किरणें जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती हैं। तो क्या थी ये ताकतें? ये थी दोस्ती, एक दूसरे का साथ देना, शिक्षा और हाँ, साहित्य। देखिए, ये सब चीजें हमें याद दिलाती हैं कि समाज सिर्फ कठोर नियमों और पाबंदियों से नहीं बनता। समाज बनता है इंसानी रिश्तों से, दोस्ती से और ज्ञान से। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भूली बिसरी किताबों का कब्रिस्तान या फिर डैनियल के परिवार की किताबों की दुकान। ये सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये प्रतीक हैं, सिंबल हैं, ज्ञान के जरिए उस दमनकारी माहौल के खिलाफ खड़े होने का। तो मतलब ये हुआ कि इस कहानी में किताबें और साहित्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वो इंसानियत को जिंदा रखने का एक तरीका है, एक ऐसी ताकत जो डर और कंट्रोल की हर दीवार को तोड़ सकती है। तो अब जब हमने इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ लिया है, तो हम इस उपन्यास के सामाजिक रहस्य पर अपना फैसला सुना सकते हैं। अब हम उस सच को समझ सकते हैं जो कहानी के पन्नों के पीछे छिपा हुआ है। तो क्या है ये सामाजिक खाका? पहला, एक कठोर सामाजिक सिस्टम जो आजादी को छीन लेता है। दूसरा, परिवार जो सहारा भी बन सकता है और बंधन भी। तीसरा, सत्ता और डर का इस्तेमाल लोगों को काबू में रखने के लिए किया जाता है। और चौथा, दोस्ती और साहित्य जैसी चीजें उम्मीद और हिम्मत देती हैं। उपन्यास हमें यही दिखाता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे फैसलों पर नहीं, बल्कि इन सामाजिक ताकतों पर भी निर्भर करती है। और अंत में यही वो गहरा सच है जो द शैडो ऑफ द विंड को सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी उपन्यास बनाता है। और कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1940s के स्पेन में था। द शैडो ऑफ द विंड। अच्छा, ये सिर्फ एक रहस्य वाली कहानी नहीं है, ये तो एक आईना है जिसमें जिंदगी के सबसे गहरे सवाल छिपे हुए हैं। तो आज हम इसकी कहानी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उन सवालों की पड़ताल करेंगे। चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां किताबें सच में जिंदा हो जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन दिमाग घुमा देने वाले सवाल से। सवाल यह है कि क्या एक किताब में आत्मा हो सकती है? मतलब क्या ये सिर्फ कागज और स्याही का ढेर है, या फिर लेखक की आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए इन पन्नों में कैद हो जाता है? और यही एक सवाल है जो इस पूरे नॉवेल के दिल में बसा है। तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया को पकड़ते हैं, किताबों की आत्मा। देखिए, ये नॉवल हमें बताता है कि किताबें सिर्फ बेजान चीजें नहीं हैं, वो यादों का एक जिंदा बसेरा है, एक ऐसा घर जहां गुजरा हुआ वक्त आज भी सांस लेता है। जरा इस जगह के बारे में सोचिए, भुलाई जा चुकी किताबों का कब्रिस्तान। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उन आत्माओं के लिए एक पनाहगाह है, एक घर है जिन्हें दुनिया भुला चुकी है। ये हमारी सबकी यादों का एक जीता जागता सबूत है जो हमें बताता है कि कोई भी कहानी, कोई भी याद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कितनी गहरी बात है ये, है ना? नॉवेल का मैसेज बिल्कुल साफ है, हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारी कहानी जिंदा है। जिस दिन यादें खत्म, उस दिन हमारा वजूद भी खत्म। और लिटरेचर यानी साहित्य ही वो धागा है जो हमें हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है। और यही होता है जब डैनियल जूलियन कैरेक्स की उस किताब को चुनता है। वो सिर्फ एक किताब नहीं उठाता, नहीं, वो एक भूली बिसरी आत्मा को, एक भूली हुई कहानी को फिर से जिंदा कर देता है। और यहीं पर हमें साहित्य की असली ताकत दिखती है। ये हमारे यादों का गार्डियन है, हमारा रक्षक। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है या हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं? ये वही किस्मत और फैसलों के बीच की सदियों पुरानी जंग है। अब जरा सोचिए, डैनियल का उस किताब को ढूंढ लेना, क्या था वो? सिर्फ एक इत्तेफाक या फिर किस्मत का कोई सोचा समझा इशारा? बस एक छोटा सा पल था, लेकिन उसी एक पल ने एक पूरी दुनिया बदल कर रख दी। तो ये नॉवल हमें क्या बताता है? ये कहता है कि हाँ, हालात, हमारी नियति हमें एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये पूरी तरह से हमारा फैसला होता है। आप कह सकते हैं कि नियति हमें पत्ते बांटती है, पर खेल तो हमें ही खेलना पड़ता है। और जूलियन कैरेक्स की कहानी इस बात का एक जबरदस्त लेकिन बहुत ही ट्रैजिक, बहुत दुखद उदाहरण है। वो एक जीनियस राइटर था, पर हालात उसे बर्बादी की तरफ खींच कर ले गए। लेकिन आखिर में उसके खुद के फैसले थे, प्यार के, बदले के, बलिदान के, जिन्होंने उसे वो बनाया जो वो था।
चलिए अब बात करते हैं उस एक इमोशन की जिसके बिना कोई कहानी पूरी नहीं होती, प्यार। लेकिन इस नॉवल में प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं है, नहीं, यहाँ प्यार एक ऐसी ताकत है जो बना भी सकती है और पूरी तरह से तबाह भी कर सकती है। इस नॉवल में हमें प्यार के कई अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है जूलियन और पेनेलोप का प्यार। ये सच्चा था, गहरा था, एक तूफानी जुनून की तरह। फिर आता है डैनियल और क्लारा का रिश्ता। ये एक खूबसूरत सपने जैसा था, लेकिन असल में एक भ्रम था। और आखिर में डैनियल और बी का प्यार। ये एक मजबूत, ठहरा हुआ प्यार था जो समझ और विश्वास की नींव पर टिका था। और अब हम पहुंचते हैं इस नॉवल के बिल्कुल सेंटर में, उस फिलॉसफी पर जो इसे इतना खास बनाती है, साहित्य की अपनी ताकत। क्योंकि देखिए, ये किताब सिर्फ किताबों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि किताबें कर क्या सकती हैं। इस दुनिया में किताबें सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, वो तो जिंदगी को समझने का एक तरीका है, एक मैप की तरह। जब डैनियल जूलियन कैरेक्स की किताब को खोलता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहा होता, वो सीधा लेखक की आत्मा से एक बातचीत शुरू करता है। ये प्रोसेस कितना कमाल का है, जरा सोचिए। सबसे पहले एक लेखक अपनी आत्मा का एक हिस्सा अपनी किताब में डाल देता है, फिर सालों या सदियों बाद कोई पढ़ने वाला उस किताब को ढूंढता है और बस उसी पल वक्त और जगह के सारे फासले मिट जाते हैं और दो आत्माओं के बीच एक डायलॉग शुरू हो जाता है। यही तो है लिटरेचर का असली जादू, एक रूहानी बातचीत। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक सवाल हम सबके लिए। जैसे डैनियल ने जूलियन कैरेक्स की कहानी को बचाया, वैसे हमारी कहानियों को कौन सी किताब जिंदा रखेगी? शायद वो किताब जो किसी दिन कोई पढ़ेगा, या फिर वो किताब जो किसी दिन लिखी जाएगी। तो आज बात करते हैं कार्लोस रुइस ज़ेफोन के एक बहुत ही मशहूर नॉवल की, द शैडो ऑफ द विंड। हम इसकी कहानी में उतरेंगे, लेकिन एक अलग एंगल से। हम असल में इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे, मतलब इसके किरदारों का मन काम कैसे करता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस नॉवेल की जो असली कहानी है ना, वो सरफेस पर नहीं है, वो तो कहीं अंदर छिपी हुई है। जैसा कि कहा गया है, ये सिर्फ बाहर क्या हो रहा है उसकी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी मन की गहराइयों की कहानी है। कैरेक्टर्स का जो बाहरी सफर है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो सफर है जो उनके मन के अंदर चल रहा है, वो उथल पुथल। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं। तो आज हमारी इस पड़ताल का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बचपन की एक चिंगारी की, फिर देखेंगे आत्म की भूल भुलैया, मतलब आइडेंटिटी का संघर्ष। इसके बाद प्रेम के 3 चेहरे पर नजर डालेंगे, फिर जख्म और पनाहगाहें यानी ट्रॉमा और हीलिंग की बात करेंगे, और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि मन का असली स्वभाव क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बचपन की एक चिंगारी। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कोई एक छोटा सा मासूम सा लगने वाला एक्सपीरियंस किसी की पूरी जिंदगी का एक तरह से साइकोलॉजिकल मैप तैयार कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है भूली हुई पुस्तकों के कब्रिस्तान से। ये सिर्फ एक किताब ढूंढने की बात बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक मानसिक, एक साइकोलॉजिकल खोज की शुरुआत है। जब डैनियल वो एक किताब चुनता है ना, तो वो अनजाने में अपने आने वाले जुनून, अपने डर और अपने सारे सवालों को भी चुन रहा होता है। असल में ये एक सिंगल घटना उसके अंदर कई सारी मेंटल प्रोसेसेस को शुरू कर देती है, जैसे किसी रहस्य को लेकर एक गहरी जिज्ञासा, और जानने की मतलब ज्ञान की इच्छा, और सबसे बढ़कर सच की खोज। यही 3 चीजें हैं जो डैनियल की पूरी कहानी का इंजन बनती हैं, उसे आगे बढ़ाती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो खोज शुरू हुई है वो कैसे एक बहुत बड़े स्ट्रगल में तब्दील हो जाती है। हमारा दूसरा हिस्सा है आत्म की भूल भुलैया, यानी अपनी पहचान को ढूंढने का संघर्ष। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो दौर है जब कोई इंसान खुद से ही ये सवाल करने लगता है कि मैं कौन हूँ, या मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है। और नॉवेल में इस स्ट्रगल को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। इस नॉवेल में हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जो इस आइडेंटिटी क्राइसिस के 2 अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। एक तरफ है डैनियल, जो एक खोज करता है, वो अपने भविष्य को, अपनी जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ है जूलियन, जो एक भगोड़ा है, वो अपने अतीत से भाग रहा है एक नई पहचान बनाने की कोशिश में।
लेकिन मजे की बात ये है कि दोनों ही एक ही सवाल से जूझ रहे हैं, उनकी अपनी पहचान क्या है। अब बात करते हैं एक ऐसी फीलिंग की जो इस नॉवेल के लगभग हर किरदार की ड्राइविंग फोर्स है, प्रेम, मतलब लव। और ये सेक्शन सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, बल्कि हम इसमें प्यार की साइकोलॉजी और उसके अलग अलग रूपों को देखेंगे। नॉवेल में बड़ी खूबसूरती से प्यार के 3 अलग अलग स्टेजेस दिखाए गए हैं। सबसे पहला है आइडियलिस्टिक लव, मतलब आदर्शवादी प्रेम। ये गहरा, सब कुछ कुर्बान कर देने वाला प्यार है, जैसा जूलियन और पेनेलोप के बीच था। फिर आता है एडोलेसेंट लव, यानी किशोर प्रेम, जो अट्रैक्शन और फैंटेसी पर बेस्ड है, जिसमें समझ थोड़ी कम होती है, जैसे डैनियल और क्लारा के बीच। और फिर है तीसरा मैच्योर लव, यानी परिपक्व प्रेम, जो बैलेंस्ड, स्टेबल और आपसी सम्मान पर टिका होता है, जैसा हम डैनियल और बीट्राइस के रिश्ते में देखते हैं। लेकिन जिंदगी में सिर्फ प्यार ही तो नहीं होता, दर्द भी होता है। तो हमारा अगला पड़ाव है जख्म और पनाहगाह। यहाँ हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के गहरे जख्मों की और उन रिश्तों की जो इन जख्मों पर मरहम की तरह काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जूलियन का रेक्स। उसकी जिंदगी त्रासदियों से भरी हुई है और इन त्रासदियों ने उसके मन पर एक बहुत गहरा, परमानेंट निशान छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि कैसे कोई इमोशनल ट्रॉमा किसी इंसान की पूरी पर्सनालिटी, उसके सोचने का तरीका, उसके व्यवहार, सब कुछ बदल कर रख सकता है। और इस इमोशनल ट्रॉमा के जो साइकोलॉजिकल असर किरदारों पर दिखते हैं, वो है निराशा, गिल्ट यानी अपराध बोध, लगातार बना रहने वाला डर और इनसिक्योरिटी, और जाहिर है मेंटल स्ट्रेस। ये सारी चीजें उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करती रहती हैं। पर इन गहरे जख्मों के बीच एक पनाहगाह भी है, और वो है दोस्ती। डैनियल और फर्मिन की दोस्ती इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फर्मिन सिर्फ एक दोस्त नहीं है, वो डैनियल के लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। वो सहारा है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की मानसिक हिम्मत देता है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, जो इस पूरी साइकोलॉजिकल यात्रा का एक तरह से निचोड़ है, मन का असली स्वभाव, मतलब इंसान होने की जो खूबसूरत कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर। तो इस नॉवेल का जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मैसेज है वो शायद यही है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। इंसान कॉम्प्लेक्स होता है। हर किरदार असल में एक दूसरे से टकराती हुई भावनाओं और एक्सपीरियंसेस का एक जटिल मिक्सचर है। उनके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी, डर भी है और हिम्मत भी। और यही चीज उन्हें असली बनाती है, बिल्कुल हमारी तरह। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें बताती क्या है? यही कि हमारा जो बिहेवियर है वो असल में 3 चीजों का नतीजा है। पहला, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमारे फैसलों को शेप देते हैं। दूसरा, हमारी गहरी भावनाएं जो हमारे एक्शंस के पीछे की वजह होती हैं। और तीसरा, जिंदगी में होने वाली बड़ी घटनाएं जो लगातार हमारी पर्सनालिटी को बदलती रहती हैं। यही तीनों चीजें मिलकर हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। और आखिर में ये नॉवल एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि हमारी अपनी कहानी का कितना हिस्सा बाहर की घटनाओं से लिखा जाता है और कितना हमारे मन के अंदर की छिपी हुई दुनिया से, मतलब हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे डर। क्या असल कहानी वो ही नहीं लिखते? सोचने वाली बात है। द शैडो ऑफ द विंड, एक ऐसा नॉवल जिसे दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा है और पसंद किया है। पर क्या ये सिर्फ किताबों, दोस्ती और रहस्यों की एक दिलचस्प कहानी भर है? शायद नहीं। आज हम इसी कहानी की उन गहरी राजनीतिक परतों को खोलने वाले हैं जो हमें सीधा स्पेन के इतिहास के एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही अंधेरे दौर में ले जाती हैं। तो इस पूरे सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि आखिर ये नॉवेल सिर्फ एक मिस्ट्री से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर उस दौर के डर और दमन के माहौल को करीब से महसूस करेंगे। इसके बाद हम सत्ता के क्रूर चेहरे को देखेंगे। ये भी जानेंगे कि राजनीति कैसे आम लोगों की जिंदगी में घुस जाती है। और आखिर में बात करेंगे आजादी के असली मतलब पर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस विश्लेषण की नींव रखते हैं। समझते हैं कि इस नॉवेल का पॉलिटिकल एंगल आखिर है क्या। देखिए, द शैडो ऑफ द विंड सिर्फ एक लिटरेरी या मिस्ट्री नॉवेल नहीं है। दरअसल ये अपने दौर के पॉलिटिकल माहौल का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही सजीव चित्रण है। कहानी का हर पन्ना, समझिए स्पेनिश सिविल वॉर के बाद जो तानाशाही आई, उस पर एक जबरदस्त कमेंट्री है। राइटर कार्लोस रुइस ज़ाफोन हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे,
वो तो अपनी कलम से इतिहास का एक पूरा दौर हमारे सामने जिंदा कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं उस माहौल की, उस दौर की जिसमें ये पूरी कहानी सांस लेती है। और ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, ये तो खुद कहानी का एक जीता जागता कैरेक्टर है जो हर एक घटना पर अपना असर डालता है। स्पेनिश सिविल वॉर ने देश को जैसे तोड़ कर रख दिया था। चारों तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, एक अजीब सा डर था, और इसी कमजोर माहौल का फायदा उठाया नए शासन ने। उन्होंने डर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया ताकि सत्ता पर पकड़ मजबूत हो सके। उपन्यास के सारे कैरेक्टर्स समझिए इसे घुटन भरे माहौल में जीने को मजबूर थे। तो सवाल ये है कि ये डर रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखता था। मतलब इसका सीधा सा मतलब था कि लोगों की आजादी छीन ली गई थी। सरकार के खिलाफ एक शब्द, बस एक शब्द बोलना भी किसी को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास बेहिसाब पावर थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे माहौल में जीना जहां हर वक्त डर का साया हो, जहां कोई भी खुलकर अपने दिल की बात ना कह सके। यही तो उस नॉवेल के कैरेक्टर्स की असलियत थी। और ये नॉवेल एक बहुत बहुत जरूरी बात हमें याद दिलाता है कि राजनीति कोई दूर की बड़ी बड़ी बातों वाली चीज नहीं है। नहीं, ये हर इंसान की जिंदगी में घुस जाती है, उनके घरों में, उनकी दोस्ती में, और यहाँ तक कि उनके सपनों में भी। चलिए अब उस कैरेक्टर की तरफ चलते हैं जो इस पूरे दमनकारी सिस्टम का जीता जागता चेहरा है। एक ऐसा नाम जो डर का दूसरा नाम बन चुका था, इंस्पेक्टर फुमेरो। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कहानी में डर और आतंक का सिंबल है। वो सिर्फ एक विलेन नहीं, वो तो उस पूरी क्रूर व्यवस्था का चेहरा है जिसके साए में लोग जी रहे थे, या कहिए जीने को मजबूर थे। फुमेरो अपनी पावर का खुला मिसयूज करता है, लोगों को डराता धमकाता है, उन्हें कंट्रोल करता है, और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे वो बेरहमी से कुचल देता है। असल में उसका कैरेक्टर इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब पावर पर कोई लगाम ना हो, जब वो अनचेक्ड हो जाए, तो वो कैसे जुल्म और अत्याचार में बदल जाती है। अच्छा, तो ये तो हुई बड़े लेवल की बात। अब जरा ये देखते हैं कि ये जो पूरा पॉलिटिकल तूफान था वो कहानी के कैरेक्टर्स की पर्सनल जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा था। ये नॉवेल साफ साफ दिखाता है कि पॉलिटिक्स की पहुंच से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो जूलियन कैरेक्स जैसा एक मशहूर राइटर हो या फिर फर्मिन जैसा एक आम सा इंसान। हर किसी की किस्मत उस वक्त की पॉलिटिकल ताकतों के धागों से बंधी हुई थी। फर्मिन का कैरेक्टर तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उससे अपने पॉलिटिकल विचारों की वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। उसकी कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक दमनकारी सिस्टम किसी एक इंसान की आज़ादी, उसके सपने और उसके भविष्य के सारे मौकों को हमेशा हमेशा के लिए छीन सकता है। तो इन सारे कैरेक्टर्स और उनकी दर्द भरी कहानियों के जरिए ये नॉवेल हमें असल में बताना क्या चाहता है, इसका कोर मैसेज, इसका मूल संदेश क्या है। ये नॉवेल हमारे सामने ना दो दुनियाओं की तस्वीर रखता है। एक तरफ है वो समाज जहाँ कोई आज़ादी नहीं है, और वहाँ क्या होता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, सच को दबा दिया जाता है और लोग बस डर के साए में जीते हैं। और फिर दूसरी तरफ है एक आज़ाद समाज की कल्पना, जहाँ नए नए आइडियाज को जगह मिलती है, जहाँ सच की खोज की जा सकती है और जहाँ लोग बिना किसी खौफ के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और यहीं पर ये नॉवेल एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या पावर और नैतिकता, मतलब मोरालिटी, क्या ये दोनों हमेशा साथ साथ चल सकते हैं। फुमेरो जैसे कैरेक्टर्स हमें दिखाते हैं कि कैसे पावर अन्याय का हथियार बन सकती है। वहीं डैनियल जैसे कैरेक्टर्स ये बताते हैं कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सही और गलत के लिए खड़ा रहा जा सकता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इस नॉवेल का जो पॉलिटिकल पहलू है वो सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि यह पावर, सोसाइटी और एक अकेले इंसान के बीच के कॉम्प्लेक्स और अक्सर दर्द भरे रिश्ते का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही मीनिंगफुल एनालिसिस है। और जाते जाते ये नॉवल हमें एक गहरी सच्चाई याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ सरकारों और इलेक्शंस का खेल नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी का, ह्यूमन लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। यही हमारे सपनों को, हमारे संघर्षों को और हमारी कहानियों को आकार देती है। और शायद यही वजह है कि द शैडो ऑफ द विंड आज भी इतनी रेलेवेंट है, आज भी इतनी जरूरी लगती है।